और आज का पहला वर्ड चलो डिस्कस करते हैं बोर्ड से। देखिए इस शब्द कब याद होगा आपको। वैसे तो एयर शब्द का मतलब हवा होता है। आप अगर ध्यान से देखें तो एयर शब्द का मतलब तो हवा होता है। पर अगर इसी एयर शब्द को हम बदल के एयर्स कह दें तो ये आदमी के अंदर का घमंड होता है। घमंड आपने सुना हो हिंदी में कभी वर्ड, तो उस इंग्लिश में एयर्स भी कहते हैं। अच्छा, इसी से एक शब्द निकल के आता है, कहते हैं बड़ी हवा खा रहा है तो आजकल, है ना। कई बार आपने सुना भी होगा बड़ी हवा खा रहा है तो आजकल। अब उस हवा खाने का मतलब क्या है कि बड़ा घमंड है तेरे को इस बात का, बहुत कुछ पता नहीं क्या मान रहा है तो अपने आप को। तो जब किसी भी व्यक्ति के अंदर हम घमंड दिखाने की कोशिश करें तो उस घमंड को हम अलग अलग शब्दों में दिखा सकते हैं। जैसे उनमें से एक वर्ड आता है बेटा एरोगेंट। अगर कोई भी व्यक्ति बहुत घमंडी किस्म का है, जिसके शब्दों में, जिसकी बातचीत से आपको लगता है यार इसको कितना घमंड है। कई बार होता है, आपने लोग देखे होंगे यार अपने यहाँ कोई कमी है ही नहीं, हर बात को ऐसे कहेंगे जैसे कहेंगे यार हम तो पता नहीं क्या है। तो कहेंगे यार इसको कितना घमंड है पैसे का, कितना घमंड है इसको पैसे का। छोटी छोटी बात में पैसे की बात ले आता है। वो कितनी बड़ी बड़ी बातें कहता है, हमारे पास क्या नहीं है वो नहीं है। तो मुझे लगता है बड़ा घमंड है इसको तो पैसे का। तो ऐसे लोग जिनके शब्दों में आपको घमंड झलकता हो, तुम कहेंगे यार ये तो बड़ा घमंडी किस्म का व्यक्ति है, तो आप उसको एरोगेंट कह सकते हैं बेटा। जैसे आपने कहा ही एरोगेंट, तो घमंडी और रूड किस्म के व्यक्ति को बोलते हैं, जिसके शब्दों में एक लहजा नहीं दिखता सर, तमीज तहजीब नहीं दिखती, बल्कि घमंड दिखता हो, ऐसे व्यक्ति को एरोगेंट कहते हैं। तो ऐसे लोग बेटा जी जो बहुत घमंड करते हैं तो उनको बोलते गिव वन सेल्फ एयर्स। बेटा उसको यूज कैसे करना है। अगर मान लो ये शब्द मुझे अपने लिए यूज करना है, तो ये वन की जगह मुझे अपने लिए क्या लेके आना है, माय। तो देखो मैं कैसे, अगर मैं घमंड करता हूं तो मैं बोलूंगा आई गिव माई सेल्फ, है ना बेटा, ये सेल्फ में यहां जोड़ देता हूं सीधा, आई गिव माई सेल्फ। और फिर एयर्स बेटा, एयर नहीं, एयर बोलोगे तो हवा होगा। एयर्स वर्ड का मतलब घमंड होता है। जब बच्चे नाउन का टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो वहां पे नाउन में टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को कि देखो बच्चों अगर एयर बोलोगे तो हवा है, और एयर्स बोलोगे तो उसका मतलब घमंड है, किसी भी चीज का घमंड, एयर्स। तो आई गिव माई सेल्फ एयर्स, इसका मतलब मैं घमंड करता हूं, यानी कि बिहेव एरोगेंटली। बेटा समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड, शाबाश। आगे की तरफ चलिए तो नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या आता है। जिस वर्ड को आप पढ़ रहे हैं बच्चों, इस वर्ड का प्रयोग हम डिस्टेंस के लिए करते हैं। डिस्टेंस से मेरा मतलब है दूरी। अब जैसे मान लो हम ये कहें कि मुझे यहां से शीला बाईपास जाना है बेटा, यहां से मेरे को शीला बाईपास जाना है, और मैं कह दूं अपने दोस्त को एक बार बाइक दियो। यार भाई क्या करेगा, बोले शीला बाईपास जाना है। बोले यार तू शीला बाईपास तक जाने के लिए बाइक लेगा। बोले तो तो कह रहे तो, और यार ये तो रहा शीला बाईपास, यहां तक भी तू बाइक से जाएगा। अब कई बार कहते ये तो रहा, ये रहा बस, ये तो रहा, ये रहा बस। तो जब हम चीजों को कहते हैं ज्यादा दूर नहीं है, ये तो बहुत पास है, नजदीक है, तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो। अब जैसे मेरा जो मकान है यहाँ से, ये जो सामने मॉल है इसके जस्ट पीछे वाला मेरा मकान है। यहाँ पे साइंस स्क्वायर मॉल है, इसके जस्ट पीछे जो है वो मेरा मकान है। तो मुझे मकान तक आने जाने में 2 मिनट लगते हैं सर। तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, ये तो रहा मेरा मकान, ये तो रहा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरा मकान तो बहुत नजदीक है। तो देखिए मैं कैसे बोला, मेरे साथ बोला सर, माई हाउस, बोलना चाहिए बेटा, माई हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि मेरा मकान बहुत नजदीक है। तो हम जब कहते हैं तो बहुत नजदीक है, तो हम इसमें इंग्लिश में ऐसा बोल देते नियर। जब हम कहते हैं तो बहुत नजदीक है, तो उस सेंस में हम बोल देते नियर। पर इसी बात को आप अगर ईडम में कहना चाहें तो आप बोलेंगे एट अ स्टोन्स थ्रो। हिंदी में भी बोलते हैं कि पत्थर फेंकूंगा तो वहीं जाके गिरेगा। आपने हिंदी में भी कई बार सुना होगा लोगों से। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत नजदीक किसी चीज का होना। सर किसी भी शब्द को पढ़ो तो उसके लहजे को समझिए कि वो शब्द कब आएगा। अब बच्चे कहते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो पढ़ा, बेटा नहीं, ये समझो कि लगाना कब है। जब चीजों का डिस्टेंस बहुत नजदीक दिखाना तो एट अ स्टोन्स थ्रो। जब किसी के व्यवहार में घमंड दिखाना तो उस आदमी को बोलोगे गिव वन सेल्फ एयर्स, ये तब यूज करते हैं।
तो हर वर्ड के पीछे सर एक लॉजिक है, वो लॉजिक को समझना है हमें। आइए सर नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। इस वर्ड को ऐसे यूज करेंगे बेटा, अ बोन ऑफ कंटेंशन। बेटा मैं सबसे पहले कहूंगा आप लोग सारे के सारे बच्चे इस कंटेंशन वर्ड को याद करें। बच्चों कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। कंटेंशन का मतलब बच्चों झगड़ा होता है। कंटेंशन का मतलब झगड़ा। दो वर्ड और बताऊंगा, पहले इस वर्ड को पूरा करता हूं। देखो झगड़ा तो कंटेंशन हो गया, पर कई बार हम कहते हैं झगड़े की वजह। वजह मतलब जिसकी वजह से वो झगड़ा हो रहा है। कई बार कहते हैं ना, ये सारे झगड़े की फसाद तू है, ये तेरी वजह से हो रहा है सब कुछ। वैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि पैसा जो होता है ना, पैसा वो झगड़े की वजह होता है। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि पैसे की वजह से झगड़ा होता है। घर में कह रहे हैं तेरी वजह से हो रहा है ये सारा झगड़ा, ये सारा क्लेश तेरी वजह से, तू है इस क्लेश की जड़। तो कलेश की जड़ है, तेरी वजह से कलेश हो रहा। ये हिंदी में तो हम बोल रहे हैं, इसी बात को अगर इंग्लिश में हम बोलेंगे तो बोलेंगे सर अ बॉन ऑफ कंटेंशन। बोल के दिखाई सर, अ बॉन ऑफ कंटेंशन। तो जैसे आपने उस व्यक्ति को कहा तो आप बोलेंगे यू, यू के बाद बोलेंगे आर, आर के बाद बोलेंगे अ बॉन ऑफ कंटेंशन, यानी कि कोज ऑफ क्वेल, झगड़े के पीछे की वजह, कोज ऑफ क्वेल। एक वर्ड और मैं कहूंगा, प्लीज आप ध्यान से समझिए। ये क्वेल वर्ड को ना बेटा यहां पर एक नया वर्ड ध्यान से देखोगे, क्वेलसम। ये वर्ड बहुत पेपर में पूछा जाता है बेटा। अगर क्वेल्स शब्द के साथ सम लगा दें तो एक नया वर्ड बन गया। पढ़ा रखा है, एक बार फिर पढ़ा रहा हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पे झगड़ा कर लेते हैं, उनकी प्रवृत्ति झगड़े वाली होती है। झगड़ालू किस्म के लोग उनको हिंदी में हम कहते हैं। ऐसे लोग जो बहुत झगड़ा करते हो, छोटी छोटी बातों पे झगड़ लेते हो, बार बार झगड़ते रहते हो, तो हिंदी में ऐसे लोगों को झगड़ालू, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, क्वेल्सम। तो आज से किसी भी व्यक्ति को झगड़ालू कहना हो, ऐसा कहना हो कि वो बहुत झगड़ा करता है, झगड़ता ही रहता है, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वेल्सम। किसी व्यक्ति या चीज को झगड़े की वजह कहना हो तो फिर बोलो अ बॉन ऑफ कंटेंशन। इसी वर्ड को, जो अ बॉन ऑफ कंटेंशन है, इसी वर्ड को हम बोलेंगे एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। यहां पे फिर वही बात आ गई बेटा। क्या बात आ गई कि ये जो डिस्कॉर्ड वर्ड होता है इसका मतलब होता है झगड़ा। तो जैसे कंटेंशन का मतलब झगड़ा है, ऐसे डिस्कॉर्ड का मतलब भी झगड़ा ही होता है। अब देखो आपके पास कहीं ना कहीं तीन ऐसे शब्द आ गए जो झगड़े को दिखा सकते हैं, क्वेल, डिस्कॉर्ड, कंटेंशन। और झगड़े की वजह किसी को कहना हो कि इसकी वजह से झगड़ा, और तो उसके लिए दो वर्ड आपके पास आ गए, अ बॉन ऑफ कंटेंशन, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ऐसा कोई व्यक्ति बताना हो जो झगड़ता ही रहता है तो आप उसे कहना क्वेल्सम। एक नया वर्ड आपको और याद करना है, इस झगड़े पे जो पेपर में आता है वो आता है पिक अ क्वेल। पिक अ, ये क्वेल यहां पे लिख दिया, पिक अ क्वेल। झगड़ा मोल लेना, कभी सुना आपने? झगड़ा मोल लेना, फालतू में किसी बात को लेके झगड़ा कर लिया आपने, तो कहते झगड़ा मोल ले लिया। तो झगड़ा मोल लेने की इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पिक अ क्वेल। पिक माने उठाना भी होता है बेटा। पिक अ क्वेल मतलब झगड़ा मोल लेना। तो देखिए बेटा एक छोटा सा पॉइंट है, पर चार पांच छह वर्ड आपको क्लियर करके देगा। क्या सारे वर्ड आपने अच्छे से लिखे हैं यहाँ पर? बहुत बढ़िया। नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है सर। जी राजा बेटे, हैव अ टिफ। बच्चों जो सर ने पूछा है वो देखिए क्या होता है। एक होता है TIFF, टिफ। बच्चों ये होती तू तू मैं, कहा सुनी। कहते ना मेरी तो उससे कहा सुनी होगी, किसी से तू मैं हो जाना। नहीं तू क्या है ना, तू बता तू क्या है। मैं, नहीं तू है क्या, बोले कमाल है, तू क्या है तू बता देना। बताऊं, बता, बता ना बता। तो आपने देखा होगा इस तरीके से लोगों को आपस में एक दूसरे से झगड़ते हुए, पर इसमें शब्दों का प्रयोग है, हाथ पैरों का प्रयोग नहीं है। तो मुंह से जो कहा सुनी किसी की होती है उसको टिफ कहते हैं, और ऐसा करना होता है हैव अ टिफ। क्या बोलते हैं बेटा? हैव अ टिफ, किसी से कहा सुनी हो जाना। कल तो मेरे पड़ोसी से मेरी कहा सुनी हो गई, तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है। अब दो तीन दिन से पढ़ी रहे इस बात को। तो आई हैड अ टिफ विद माई नेबर यस्टरडे। वो अजीब लगता है बेटा, बड़ा अजीब लगता है। सर यहां तक सब लोगों को क्लियर हुआ? चलिए बेटा,
आगे की तरफ आएंगे तो बेटा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखो ये टू किसी भी, कई बार बच्चों को पता नहीं होता, बस वो वर्ड को याद करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। समझो तो बेटा एक बात, कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे पर उनके पहले टू लिखा होता है। अगर किसी भी वर्ड के पहले टू लिखा है तो समझ जाओ वो टू के बाद जो शब्द आ रहा है ना वो अपने आप में एक वर्ब है। टू के बाद जो शब्द आ रहा है ना वो वर्ब है। नहीं बेटे साथ नहीं बैठना, फिर वही वर्ड बोल राजा बेटे प्लीज। तो अब यहां पर क्या है, तुम मेरा समझ जाते हो बातों को। तो ईट हम्बल पाए, हमेशा ही कहता हूं भाई आप लोगों से मुझे कोई द्वेष नहीं है, मैं तो चाहता हूं खुशी खुशी बैठ के पढ़ो। पर बेटा जी जब आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो मुझे रोक देना चाहिए, है ना बेटा। सो देखिए बड़े ध्यान से देखो, ईट हम्बल, तो टू का मतलब क्या है कि जब भी कभी टू करके कोई वर्ड आपको याद करने के लिए कहा जाए तो समझ जाओ टू के जस्ट बाद जो शब्द आ रहा है वो अपने आप में एक वर्ब है। तो ईट हम्बल पाए एक वर्ड है बेटा, इसका मतलब होता है शर्मिंदगी झेलना। कई बार ऐसा होता है कि हमसे कोई ऐसा काम हो जाता है कि उसके बाद फिर हमारी बड़ी बदनामी होती है, लोग बड़ी चर्चा करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, बहुत सुनना पड़ता है। सुना है ना कभी, शर्मिंदगी झेलना पड़ता है, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं ईट हम्बल पाए। अब ईल्ड का मतलब दो होते हैं बेटा, एक तो गिव अप कर देना और एक ईल्ड का मतलब पैदावार होना होता है, कोई चीज से क्या निकल के आता है। तो ईल्ड यानी कि गिव अप कर दिया अंडर ह्यूमिलिएटिंग सरकमस्टांसेस। सरकमस्टांसेस होती हैं परिस्थितियां, अवस्थाएं। और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है, ह्यूमिलिटिंग का मतलब होता है जिसमें आपको ह्यूमिलिएट किया जाता है, मतलब आपको बहुत कुछ सुनाया जाता है, एम्बैरेस किया जाता है। तो उसके अंडर आकर, मतलब उसके तहत आप जब गिव अप कर देते हो तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ईट हम्बल पाए। जैसे कल मेरे से गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक यस्टरडे एंड आई हैड टू, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आई हैड टू ईट हम्बल पाए, और मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। बेटे ने ऐसा काम कर दिया, क्या करूं स्कूल में, तो वहां जाके टीचर ने मुझे बड़ा सुनाया, बोले जी ये संस्कार दे रहे हो अपने बच्चों को आप, हैं जी, ये सिखा रहे हो इन लोगों को आप। तो उसके बाद तो मुझे बड़ा सुनना पड़ा सर। ईट हम्बल पाए, क्या बोलते हैं, ईट हम्बल पाए। एक मैं कई बार बताता हूँ, एक वेब सीरीज है आर्या करके, सुष्मिता सेन की। उसके अंदर क्या होता है कि वहां पे वर्ड लिखा आता है, वो कहते हैं वो स्कूल में बच्चा गन ले जाता है, वहां पे ले जाने के बाद क्या होता है उसकी प्रिंसिपल जो स्कूल में है जो भी उसको बुला के बहुत कुछ सुनाती है, बहुत कहती है ये क्या बच्चे को बताओ गन ले आया स्कूल में ये। तो उसने कहा कि वो अपने हस्बैंड से पूछती है आपकी गन कहाँ है, तो बताती है ये ले गया था स्कूल में आज, और आज मुझे पता है कितना सुनना पड़ा। सो आई हैड टू ईट हम्बल पाए। वहां पे एक सेंटेंस नीचे लिखा आता है आई हैड टू ईट हम्बल पाए, पता चला आज मुझे कितनी शर्मिंदगी उसके लिए झेलनी पड़ी। तो ईट हम्बल पाए का मतलब शर्मिंदगी झेलने से बेटा। थोड़ा सा नेक्स्ट की तरफ चले तो, हाँ जी बेटा, पाए तो वैसे खाने का होता वो। एंड इन स्मोक, बेटा ध्यान से देखो, एंड इन स्मोक, कोई भी चीज विफल रही, सब मतलब वो कामयाब नहीं हो पाई। किसी भी चीज का विफल होना अगर हम दिखाएं, राजा बेटे नहीं सुन पाएंगे मैं फिर बताता हूं, कोई भी चीज अगर विफल हो गई, विफल से मेरा मतलब है क्या, कामयाब नहीं हो पाई। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, घर में कोई झगड़ा चल रहा है और आप पूरा दम लगाते हो उस झगड़े को खत्म करने के लिए, कहते हैं यार ठीक नहीं है झगड़ा, तुम गलत कर रहे हो, सबको अलग अलग समझा रहे हो आप, बस किस लिए कि दोबारा से झगड़ा खत्म होकर सब लोग पहले की तरह एक हो जाएं। पर सर लास्ट में क्या होता है कि आप देखते हो सब लोग अलग हो गए, सब अलग हो गए, आपको लगा यार बड़ी कोशिश करी, क्या निकला उसमें, कुछ भी नहीं, ये तो सारी मेहनत बेकार निकली। अब देखो क्या करें, मेरी तो सारी मेहनत बेकार हो गई। जब किसी भी चीज के लिए आप पूरे एफर्ट्स लगाओ पर वो आपके एफर्ट कामयाब ना हो पाए, वो विफल हो जाएं, तो उस विफल होने को इंग्लिश में बोलते बेटा एंड इन स्मोक, यानी कि फेल। तो माई एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक का मतलब क्या है, मेरी सारी कोशिशें बेकार निकली, असफल हो गई। तो असफल होने की इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एंड इन स्मोक। जब तक कोई शब्द समझ में ना आए तो बेटा हाँ नहीं करना,
नहीं आया सर, एक बार फिर पढ़ाओ। मानते हो ना मेरी बात? तो सर जी तब तक पूछते रहिए जब तक चीजें क्लियर ना हो जाएं। एंड इन स्मोक का मतलब बेटा किसी चीज का विफल जाना, कोई चीज कामयाब नहीं हो पाई, जैसे आपकी कोशिशें बहुत रही पर वो कोशिशें सफल नहीं हो पाई, तो एंड इन स्मोक। सब मैं मानू ये भी समझ में आया? दैट्स गुड। हाँ जी बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एंड इन अ फियस्को भी होता है, वो भी बिल्कुल आगे आएगा, वो उसमें लिखवा देंगे बेटा। बच्चों ये बीन्स के ऊपर दो वर्ड आते हैं बेटा। पहले तो बीन्स देखिए, आपको पता है वो दाल राजमा होते हैं उनको बीन्स कहते हैं, है ना, बीन्स होते हैं बेटा। इस बीन्स के ऊपर दो वर्ड आएंगे आपके पेपर में, और दोनों आपको आने चाहिए बेटा। देखो, एक आता है स्पिल द बीन्स, एक और सुनना, एक आता है बेटा फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स, मैं एक एक करके दोनों समझाता हूं बेटा। पहले तो स्पिल का मतलब बताता हूं। स्पिल का मतलब होता है वॉमिट करना, उल्टी करना। वॉमिट करना यानी कि उल्टी करना। अब कई बार हम सबने कहते हैं ना, उसने तो उनके सबके सामने बक दिया, बोल दिया, अंदर क्या था बाहर निकाल दिया। वॉमिट में भी ये होता है, बाहर निकाल देते हैं खाने पीने की चीजों को। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके अंदर जो बातें हैं, जो सीक्रेट उनके पास हैं, उसको अपने तक नहीं रखा। राजे बेटे ध्यान है ना आप सब लोगों का? कई बार आदमी के पास क्या होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं, और वो सीक्रेट दूसरों के सामने बता देते हैं। तो जब भी कभी हम किसी सीक्रेट को किसी के सामने बताते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, देखिए, कोई भी सीक्रेट है उसको सबके सामने ले आए, तो यानी कि रिवील कर दिया। ध्यान रखना बेटा, सीक्रेट के लिए दो वर्ड आएंगे। पहले तो यहां तब बताऊंगा जब ये क्लियर हो जाए। स्पिल द बीन्स पता चला क्या मतलब होता है? किसी सीक्रेट को यानी कि राज को उगल दिया, बता दिया, किसी के सामने कह दिया, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पिल द बीन्स। सर राज को बोलते हैं सीक्रेट, बताने के लिए या तो लगेगा रिवील, या एक और वर्ड याद करना सर, डिस्क्लोज। किसी भी सीक्रेट को बताना या तो डिस्क्लोज होता है या फिर रिवील होता है बेटा। कोई भी छिपी हुई चीज को किसी के सामने ले आए तो उसे या तो बोलो रिवील या फिर बोलो डिस्क्लोज। क्लास में पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए हम सबका कि घर पे जाके एक रिकैप लगाना है और वर्ड तैयार। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों को एक बार में इतना अच्छा समझाऊं कि घर जाके वो एक बार ही रिवाइज करना पड़े और वो वर्ड आपको याद आ जाए। पर वो तब होगा सर, मान लो कोई बात आपको मेरे लहजे में समझ में नहीं आई, आप बताइए ना, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। पर क्लियर होना चाहिए। देखो क्या, जब जब सीक्रेट्स को बताने की बात आएंगी तो दो शब्द हैं, या तो रिवील या डिस्क, है तो और भी वर्ड, पर दो सबसे मेन है, रिवील और डिस्क्लोज। या फिर ईडम के साथ ये बात कह सकते हैं क्या, स्पिल द बीन्स। ये तीनों शब्द आपको समझ में आए बेटा? एक आएगा क्या, फुल ऑफ बीन्स, जब कोई व्यक्ति पूरे जोश उमंग उत्साह से भरा होता है, फुल ऑफ एनर्जी, पूरा शरीर में एनर्जी एनर्जी भरी, मतलब फुल ऑफ एनर्जी कोई व्यक्ति होता है तो उसे फुल ऑफ बीन्स कहते हैं। जैसे आप क्लास में जब भी कभी आएंगे या मैं आपके सामने आऊंगा, तो आप ऐसा बहुत रेयर पाओगे, मेरे हिसाब से तो पाओगे नहीं, कि मैं क्लास में आके ऐसे नॉर्मली खड़ा होकर चला गया। मैं बहुत डिसिप्लिन से खड़ा हूंगा, पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाऊंगा, पूरा दम लगा के। तो उसका मतलब क्या है, मैं हमेशा अपनी क्लास में जब आता हूं तो पूरी एनर्जी से भरा रहता हूं। तो एनर्जी से भरा रहना, एनर्जी से भरा होना, उसे क्या बोलते हैं, फुल ऑफ बीन्स। जैसे आपने कहा आई एम फुल ऑफ बीन्स, यानी कि मैं पूरी एनर्जी से भरा हुआ हूं। एनर्जी से भरे होने को बोलते हैं फुल ऑफ बीन्स। बेटे बताओ समझ में आ रहा है? तो फुल ऑफ बीन्स, स्पिल द बीन्स, डिस्क्लोज, रिवील, ये सारे वर्ड आपको मैंने यहाँ पे बताए, एक शब्द से जोड़ के आने भी चाहिए थे। आगे चलो बेटा। हाँ बेटा, बीन्स होते बेटा, ये जो राजमा जैसे होते हैं ना, वो बीन्स होते हैं बेटा। तो फुल ऑफ बीन्स, स्पिल द बीन्स, रिवील द सीक्रेट, या फिर डिस्क्लोज द सीक्रेट, ये मैंने चार वर्ड बताए। एक आगे बढ़ जाऊं सर, वो तो फिर हाँ वो उसमें आ जाएगा, गिव द गेम अवे, सीक्रेट बता दो। और भी ऐसे वर्ड हैं दो चार, पर ये वाले समझ में आए? ठीक है बच्चों। ड्राइव होम का मतलब होता है किसी चीज पे जोर देना। तो कहते हैं व्हेन इट कम्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जब भी बात
शिक्षा के महत्व की आती है तो आई ऑलवेज ड्राइव होम। बात जब शिक्षा के महत्व की आती है ना सर, कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, तो मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि नहीं यार, सब लोगों को अच्छी शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। तो अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ। और जब हम किसी चीज पे क्या देते हैं बेटा, जोर देते हैं, तो फिर उसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव होम। यानी कि जोर देना, यानी कि इम्फसाइज, किसी भी चीज पे जोर देना, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्फसाइज। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है विजय, एनर्जी से भरा होना बेटा। पूरी एनर्जी से कोई व्यक्ति भरा हुआ है, जोश से भरा हुआ है, तो उसे फुल ऑफ बीन्स कहते हैं बेटा। सर डन हुआ? टू, वो तो, वो भी वही होता है बेटा, किसी को जोर देना होता है, वो भी यही होता है ना। सर अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट करके एक पढ़ा रहा बेटा, ये कैसा कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा, जो स्पष्ट नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति ने कुछ अच्छा किया हो, तो उसकी तारीफ करते हैं। एक तारीफ ऐसी होती है जो देखते ही क्लियर होती है, मतलब तारीफ किया और सामने वाले को लगेगा नहीं यार, सच में, सच में इसको सही इसने माना है। एक तारीफ की और तारीफ करने के बाद उसको लगा कि सच में ही इस व्यक्ति ने इस तारीफ को तवज्जो, मतलब इसको वाकई में इसने तारीफ की है। जैसे मान लो किसी ने कोई काम किया और सामने वाला कहता बहुत बढ़िया यार, कितना अच्छा काम किया इन लोगों ने, सच में काबिल तारीफ है, वेरी गुड। तो उसको देख के लगता है, बच्चे के नंबर अच्छे आए और जाके कहते पापा मेरे मार्क्स देखो, मार्क्स देखे, अरे वाह शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। एक ये, एक बच्चा पापा के पास गया, पापा मेरे मार्क्स देखना कितने अच्छे आए हैं। हाँ हाँ, शाबाश, ठीक है, शाबाश, ठीक है। और उसको लगेगा अच्छा, सच में ही अच्छे नहीं लगे क्या, पूछ भी लेता बच्चे, अच्छे नहीं लगे नंबर, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो उसको लगता है यार क्या मानूं, सच में ये तारीफ कर रहे हैं मेरी या बस ऐसे ही। कई बार एक तारीफ ऐसी भी होती है बेटा, जिसमें लगता नहीं, मतलब क्लियर नहीं होता कि वो सच में ही तारीफ कर रहे हैं या फिर, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्या, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही गेव मी, गिव, गिव का मतलब देना होता है बेटा। ही गेव मी अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, उसने मुझे कैसा कॉम्प्लीमेंट दिया, एम्बिगियस। बेटा ये वर्ड लिख लेना, एम्बिगियस, इसका मतलब नॉट क्लियर। कोई चीज अगर स्पष्ट नहीं है, कोई भी चीज कैसी नहीं है बेटा, स्पष्ट नहीं है, साफ साफ उसको नहीं समझा जा सकता, तो उसे एम्बिगियस कहते हैं। एम्बिगियस का मतलब जिसके कई सारे अर्थ निकल सकते हो, जो स्पष्ट नहीं है। ऐसी चीजें जिनके कई सारे अर्थ निकल सकते हैं, इस वजह से वो स्पष्ट नहीं है। एवरीबडी यस नो, तो उसे क्या बोलते हैं, एम्बिगियस। विजय ये वर्ड आएगा बेटा, करवाऊंगा। आगे की तरफ देखिए, नेक्स्ट वर्ड आता है बैड ब्लड। सर यहां पर देखिए क्या होता है, बैड ब्लड। एक वर्ड आएगा बेटा ब्लू ब्लड, ये दो वर्ड आते हैं ब्लड के ऊपर। एक वर्ड आएगा बेटा फिर पेपर में, शेड ब्लड। बेटा वोकेबलरी सबसे अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। शेड ब्लड। अब देखिए बेटा, तीन वर्ड तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आते ही हैं, ब्लू ब्लड, बैड ब्लड, शेड ब्लड। तीनों का मतलब बताता हूं बेटा। बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी, एनिमिटी का मतलब दुश्मनी होती है। और कैसी दुश्मनी बेटा, जिसमें आदमी एक दूसरे के खून के प्यासे हो, मतलब मारने मरने के लिए तैयार हो जाए। एक ऐसी दुश्मनी बेटा जिसमें आदमी मारने मरने तक को तैयार है, उसे हम बैड ब्लड कहते हैं, दुश्मनी कहते हैं उसको ना। कई बार बहुत बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाती है, इतनी कि लोग आपस में मारने मरने के लिए तैयार हैं। इस दुश्मनी को बैड ब्लड कहते हैं। जैसे हमने कहा, देर इज अ बैड ब्लड, देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन सुमित एंड कपिल।
तो कपिल और सुमित सुमित के बीच में बहुत बहुत बुरे वाली कट मतलब बहुत बुरी दुश्मनी है। तो सुमित और कपिल के बीच में बहुत बुरी वाली मतलब कह सकते हैं दुश्मनी है, मतलब एक दूसरे के वो खून के प्यासे हैं, मारने मरने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी दुश्मनी तो बोलेंगे बैड ब्लड, देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन। हाँ कह सकते हैं सर, जो चली आ रही है बहुत, बिल्कुल कह सकते हैं। एक वर्ड और आता है बेटा, ब्लू ब्लड। ये पता है क्या होता है, शाही लोग होते हैं, ऐसे लोग जो ऊंचे परिवार से, जिनका रुतबा है, रॉयल फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, उन लोगों को ब्लू ब्लड कहते हैं। राइट। जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पे जो वो लोग होते थे, तो राजघराने के जो लोग होते थे वो ब्लू ब्लड्स बोलते थे उनको। तो ब्लू ब्लड क्यों, शाही लोग हिंदी में सुना होगा आपने। तो शाही जो लोग होते हैं उनको ब्लू ब्लड कहा जाता है। ऊंचे परिवार के, खानदान के, जिनका रुतबा था समाज में, बहुत बड़े लेवल पे बैठे थे, वो ब्लू ब्लड्स होते हैं सर। एक व्यक्ति को ब्लू ब्लड, ज्यादा को ब्लू ब्लड्स कहते थे उसमें। तो दे आर ब्लू ब्लड्स, इसका मतलब क्या, शाही लोग हैं। आपको याद हो तो पीछे एक ये अखबार में वर्ड जब छपा, अ, आपने सिंधे परिवार से आपने देखा होगा, ज्योतिरादित्य सिंधे सर हैं, तो वो बीजेपी में मिलके कांग्रेस से पीछे ना, मध्य प्रदेश से। तो आपने देखा होगा इस इलेक्शन से पहले उन्होंने क्या किया, वो अपने वही उस पोशाक के अंदर वो गए और वो पूजा करी उन्होंने वहां पर। आपने देखो उसकी तस्वीरें वायरल वायरल हुई थी। तो उसमें अखबार में भी, अखबार में शायद मैंने पढ़ा हो, नहीं तो मैंने उसको सोशल में कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो उसमें कहते हैं दे आर द ब्लू ब्लड्स ऑफ मध्य प्रदेश, बल्कि नाम लिखा था वहां पे, फिर पीछे मध्य प्रदेश लिखा था कि मध्य प्रदेश के उस एरिया के ब्लू ब्लड्स हैं। तो उनका पुत्र भी उनके साथ था, बेटा भी उनके साथ था, वैसे ही कपड़े पहने थे राजा महाराजाओं वाले। तो वहां पे वो लिखा था दे आर द ब्लू ब्लड्स। इसका मतलब क्या बेटा, शाही लोग हैं वो, ऊंचे घराने के लोगों को ब्लू ब्लड्स कहा जाता है। शेड ब्लड बेटा, पहली बात तो शेड की तीनों फॉर्म होती है, शेड 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 शेड, तीनों फॉर्म में शेड रहता है। ये बात बहुत कम, जैसे पढ़ा है ना आपने, गो वेंट गॉन, कम केम कम, यहां पे नहीं होगा बेटा। यहां रहेगा शेड शेड शेड, मतलब शेडेड वर्ड नहीं होता। अगर हम कहते शेड शेडेड शेडेड तो गलत बोल दिया हमने, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। शेड ब्लड और शेड टीयर्स, दो वर्ड आते हैं इसमें बेटा, शेड ब्लड और शेड टीयर्स। मीनिंग बताता हूं बेटा। शेड ब्लड का मतलब होता है रक्तपात मचाना, मतलब बहुत खून खराबा कर देना। रक्तपात मचाना इसका मतलब बहुत खून खराबा करना, बड़ी संख्या में लोगों को काट डालना, मार देना। तो रक्तपात जो करते हैं हम, बड़ी संख्या में लोगों को मारने का काम करते हैं, तो उसे बोलते हैं शेड ब्लड। एक वर्ड सुना होगा आंसू बहाना, तो उसे बोलते हैं शेड टीयर्स। आंसू बहाना उसे इंग्लिश में बोलते हैं शेड टीयर्स। तो दो वर्ड मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा खून खराबा करना शेड ब्लड, और आंसू बहाने को शेड टीयर्स कहा जाता है। क्या मैं मानूं शेड ब्लड? हाँ जी। शेड, अकेले शेड का मतलब तो कई होता है सर, जैसे इसका सबसे मेन प्रयोग होता है पत्तों के लिए। तो जब पत्ते, पेड़ जो होते हैं वो पत्ते गिराते हैं तो वो शेड लीव्स बोलते हैं उसको। फिर ये जानवरों में, पक्षियों के लिए होता है बेटा, जो अपने फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं, वो गिराते हैं तो वो शेड कर देते हैं बेटा। तो वहां ये वर्ड मेन यूज होता है बेटा। मैं राजब जी बेटा। हम्म। हाँ, बस्ट इनटू टीयर्स, ये बेटा बस्ट इनटू होता है, बस्ट इनटू टीयर्स, यहां पे दो वर्ड आते हैं बेटा, बस्ट इनटू टीयर्स और बस्ट इनटू लाफ्टर। जब बस्ट इनटू टीयर्स बोलते हैं तो उसका मतलब होता है फूट फूट कर रोना, बहुत बुरी तरीके से रोना। जब कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से रोता है, फूट फूट के रोता है, जैसे किसी के यहाँ पे डेथ हो जाए तो आपने लोगों को रोते हुए देखा होगा, तो वो बहुत बुरी तरीके से रोते हैं, तो उसे बोलते हैं बस्ट इनटू टीयर्स। एक होता है बस्ट इनटू लाफ्टर, जो पूरे तेज तेज करके हंसते हैं, ऐसे चिल्ला चिल्ला के हंसते हैं, तो उसे बस्ट इनटू लाफ्टर कहते हैं। तो बेटा दो वर्ड ये वाले थे वो। ठीक है, आगे की तरफ आते हैं सर। इल फीलिंग भी होता है सर, एवरीबडी यस नो,
धन्यवाद बेटा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आएंगे बच्चों, बीट अबाउट द बुश। बहुत प्यारा वर्ड है बीट। बेटा बीट के ना बहुत सारे बच्चों को फॉर्म नहीं आती। बेटा इसकी सेकंड फॉर्म भी बीट ही होती है। बीट बीट, हाँ थर्ड फॉर्म अलग होती है जो कि होती है बीटन। तो वर्ड होता है बेटा बीट बीट बीटन, ये इसकी फॉर्म होती है। बेटा आप ध्यान से सुनना, बीट अबाउट द बुश। कई बार क्या होता है व्यक्ति घुमा फिरा कर बातें करते हैं, मतलब मेन मुद्दे की बात नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें करते हैं। जो बात कहने की वो नहीं कहेंगे। मैंने कहा कि भैया आप बताओ आपने उसके सामने झूठ क्यों बोला, अरे आपको पता है वहां क्या हुआ। कमाल आदमी है। वहां क्या हुआ मैं ये नहीं पूछना चाह रहा, मुझे सीधा सीधा बताओ, सीधा सीधा बताओ कि आपने उसके सामने झूठ क्यों बोला। अब तू मेरा नेचर तो जानता ही है, नेचर से लेके वो देख, मैंने कभी तेरे साथ ऐसा, कभी वैसा, कभी वो। अब 15-20 मिनट से बोले जा रहा है बोले जा रहा, मन हो रहा है कि हाँ अब बताएगा, अब बताएगा। बोले यार तू इधर उधर की बातें क्यों कर रहा है यार, तू सीधा सीधा बताना क्यों हुआ, इधर उधर की बातें क्यों कर रहा है। तो ये इधर उधर की बातें, मुद्दे की बात ना करके फालतू की बातें करना होता बीट अबाउट द बुश, यानी कि टॉक अबाउट इररेलेवेंट थिंग्स। उनकी बात करो जिनके बारे में कुछ पूछ नहीं रहा, ऐसे उधर उधर की बातें करना बीट अबाउट द बुश होता है। एवरीबडी, ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे सब क्लियर, शाबाश। अभी हमने मेडन वर्ड को पहले भी पढ़ा था 1-2 दिन पहले। मेडन का मतलब फर्स्ट होता है। जिस दिन बच्चे ने कहा था सर मेड इन सेंचुरी भी तो होता है, बच्चे ने मेरे से पूछा सर मेड इन सेंचुरी भी तो होता है, मेड इन का मतलब पहला, तो मेड इन सेंचुरी का मतलब पहला। अभी न्यूजीलैंड के जो एक भारतीय मूल के हैं, क्या नाम उनका, हाँ रचिंद्र रविंद्र, है ना, तो वो उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी बनाई है टेस्ट में। तो अखबार में क्या हुआ सर, वहां पे लिखा गया मेड इन सेंचुरी। तो उस मेड इन सेंचुरी का मतलब क्या, फर्स्ट सेंचुरी। तो कोई भी चीज को अगर हमने मेड इन कहा है, मेड इन, तो मेड इन का मतलब होता है बेटा फर्स्ट। तो मेड इन स्पीच का मतलब पहला भाषण, मेड इन सेंचुरी का मतलब पहला सेंचुरी, तो मेड इन का मतलब फर्स्ट होता है। तो जी जी बेटा, भाई वो क्रिकेट में मैंने कहा था उसका वहां मतलब नहीं होता पहला ओवर, उस दिन भी मैंने सर को बताया था, वहां वो नहीं होता ये। तो मेड इन स्पीच का मतलब सबसे प्रथम भाषण होता है, सबसे पहला भाषण। बच्चों ये बहुत प्यारा वर्ड है गेट कोल्ड फीट। जब आदमी गेट कोल्ड फीट में देखिए, आदमी जब क्या होता है बिल्कुल सहम जाता है, डर जाता है। कई बार होता है ना आदमी बिल्कुल ऐसे डर जाता है, उसकी हिम्मत नहीं होती पैर रखने की भी, इतना डर गया, वो हिल भी नहीं पा रहा। तो कई बार हम चीजों को लेकर डर जाते हैं, तो डरने की इंग्लिश में फियर वर्ड तो आता है, पर यहाँ पे आप गेट कोल्ड फीट भी आते हैं। कहा उसने कि जब उसने मुझे स्टेज पर आने के लिए बोला, जब मुझे उसने स्टेज पर आके आने के लिए बोला, तो आई गॉट कोल्ड फीट। होता है ना, चलो अब आप बोलेंगे स्टेज पर आके, तो उसने बुला लिया मुझे, अब मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई, मैं तो डर गया। आई गॉट कोल्ड फीट। तो गेट कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है बच्चों, डर जाना। एवरीबडी, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। सब 15 तक करेंगे, अभी 3 वर्ड और हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे बेटा बिसाइड द मार्क। सबसे पहले आप लोगों को बिसाइड वर्ड अगर क्लियर हो गया, तो फिर ये वर्ड तो याद होना तय है। बच्चों बिसाइड होता की बगल में, बिसाइड जो वर्ड होता है वो होता की बगल में। की बगल में कैसे, देखो आप सामने देखेंगे तो एक स्पेस हॉस्पिटल है, उसके जस्ट बगल में देखोगे तो वहां पे साइंस स्क्वायर एक मॉल है। अब देखिए जो साइंस स्क्वायर मॉल है और जो हॉस्पिटल है, स्पेस हॉस्पिटल है, वो एक दूसरे की बगल में है। बगल का मतलब राइट और लेफ्ट। जैसे आप जहां भी बैठे तो आपकी राइट और लेफ्ट में कोई ना कोई बैठा है, तो उसको कहते हैं की बगल में। किसी की बगल में, बगल का मतलब राइट या लेफ्ट। तो ये बगल की सेंस को हम इंग्लिश में बिसाइड कहते हैं। तो जो बगल में होता है उसको बिसाइड कहते हैं। अब मान लो ये रवि खड़ा और ये मैं खड़ा हूं, तो आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं बिसाइड रवि, रवि की बगल में मैं खड़ा हूं।
तो जो बगल को कहते हैं हिंदी में उसे इंग्लिश में बिसाइड कहते हैं। ये बात आपको लॉजिकली पता होनी चाहिए सर। अब इसका फायदा क्या होगा? मार्क होता है निशाना, निशान जो होता है वो मार्क हो गया, और कहा गया कि आपको तीर इस पे मारना है या कोई भी चीज इस पे हिट करनी है, निशाना है यहां लगाना है, और आपने उसको यहां मारा, तो आप तो निशाने से बगल में चले गए, उस पे तो नहीं गए, ये तो उसकी बगल में चला गया। तो जब कोई भी बात आपने कही और वो बात टू द पॉइंट नहीं है, टू द पॉइंट का मतलब क्या है? बिल्कुल वही नहीं है जो कहना था, वो उससे अलग है, वो उससे हटके है। तो जब चीजें टू द पॉइंट नहीं होती तो उस इंग्लिश में बोलते हैं बिसाइड द मार्क। जैसे मैंने कहा योर स्टेटमेंट या योर आंसर भी कह सकते हैं, बच्चा बोला था आंसर इस बिसाइड द मार्क। इसका मतलब क्या है? आपका जो आंसर है वो टू द पॉइंट नहीं है, आप जो जवाब दे रहे हैं वो नहीं दे रहे जो देना चाहिए, ये टू द पॉइंट नहीं है। टू द पॉइंट का मतलब वही नहीं है एग्जैक्ट जो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। सो उसे बोलते हैं बिसाइड द मार्क, योर आंसर इज बिसाइड द मार्क, इट्स मतलब योर आंसर इज नॉट टू द पॉइंट। सर समझ में आया? कई बार किसी चीज की आपने एक्सप्लेनेशन दी बेटा, एक्सप्लेनेशन का मतलब विवरण दिया, पर आपका विवरण टू द पॉइंट नहीं है, बिल्कुल वो नहीं बोला आपने जो बोलना चाहिए, वो नहीं लिखा जो लिखना चाहिए, तो हम क्या कह रहे हैं? योर एक्सप्लेनेशन इज बिसाइड द मार्क, इट मीन्स नॉट टू द पॉइंट। बिसाइड्स अलग वर्ड होता है बच्चों। बेटा एक वर्ड पूछा इन्होंने, बिसाइड्स क्या होता है? बेटा बिसाइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। अतिरिक्त का जवाब देखिए, देखिए क्या होता है। मैंने बोला सर आई एम डूइंग MBA बिसाइड्स अ जॉब। देखिए यहां पे मैं जॉब तो कर रहा हूं, पर जॉब के साथ साथ मैं MBA भी कर रहा हूं, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। मेरे जो दोस्त हैं MBA में मेरे साथ जो पढ़ते हैं, वो तो केवल MBA कर रहे हैं, पर मैं MBA के साथ साथ जॉब भी कर रहा हूं, एक्स्ट्रा। तो जब चीजें एक्स्ट्रा होती हैं तो वहां पे बिसाइड्स बोलते हैं बेटा, उसमें एस लगाते हैं, बिसाइड नहीं बोलते। पता चला बेटा बिसाइड्स क्या होता है? तो यानी कि अगर केवल बिसाइड बोलेंगे बेटा तो की बगल में, अगर बिसाइड कहेंगे तो की बगल में, और अगर बिसाइड्स कहेंगे तो एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, के अलावा। तो MBA के अलावा मैं जॉब भी कर रहा हूं, या जॉब के अलावा मैं MBA भी कर रहा हूं, ये बात मुझे बोलनी है तो बिसाइड्स से मैं बोलूंगा। ठीक है सर, डन। सर लास्ट वर्ड नहीं, अभी एक वर्ड और पढ़ेंगे, ऑन टेंटर हुक्स। ये मीनिंग समझिए, ऑन टेंटर हुक्स क्या होता है? कई बार आदमी क्या होता है, बड़े सस्पेंस में होता है, मतलब उसको ये नहीं पता होता कि अब क्या होगा, तो बड़ा नर्वस हो रखा होता है यार। जैसे कई बार रिजल्ट आता है तो बहुत सारे लोग देखे होंगे अपने इस तरीके से कर रहे होते हैं, अब वो क्या करें कि भगवान बस, बस भगवान, हे भगवान। जब आदमी बहुत ज्यादा सस्पेंस में होता है, बहुत चिंतित हो रहा होता है, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ऐसा। कई बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं कि फाइनली आई गॉट सिलेक्शन, मुझे सिलेक्शन मिल गया, तो उसकी वीडियो बना रहे होते हैं, तो रोल नंबर सर्च कर रहे होते हैं, पापा रिजल्ट आ गया, तो फैमिली के साथ वो वीडियो बन रही है, तो वहां पे घर वाले कह रहे हैं, सब ऐसे देख रहे हैं, उनको देखते लगता है यार क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो एकदम से कहते हैं हो गया पास। अब फेल की तो कोई डालता नहीं, सब पास की वीडियो डालते हैं। तो अब देखो उसमें क्या होता है, रिजल्ट आने से पहले सब लोग कितने उसमें दिख रहे हैं, क्या होगा, सस्पेंस में। तो ये जो होता है ना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑन टेंटर हुक्स। तो इन सस्पेंस या एंग्जाइटी, कोई भी व्यक्ति सस्पेंस या एंग्जाइटी में जब होता है तो उसे बोलते हैं ऑन टेंटर हुक्स। आई एम ऑन टेंटर हुक्स का मतलब क्या है? मैं बड़ा सस्पेंस में हूं, इन सस्पेंस। हाँ, एक्साइटमेंट कह लो, मेन तो चिंता होती है इसमें, एक्साइटमेंट तो नहीं होता, चिंता होती, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। ये डर जो होता है ना सस्पेंस में, वो होता है ऑन टेंटर हुक्स। एवरीवन, अ कुकू इन द नेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम चाह नहीं रहे और वो उस जगह पे आए। हाँ, तो
वेलकम इंट्रूडर। बेटा इंट्रूडर कहां से निकला? इंट्रूड से निकला है। इंट्रूड का मतलब कहीं पे घुसना होता है। जैसे बाहर से देखोगे तो बाहर से आक्रमण करता आए और भारत में घुसे, तो इंट्रूड किया उन्होंने, है ना? यस सुनो। और ऐसा व्यक्ति जो करता वो इंट्रूडर होता है। बिना परमिशन के किसी के कहीं पर घुसना, बिना किसी की परमिशन के कहीं पर घुसना इंट्रूड, और घुसने वाला इंट्रूडर। एक ऐसा व्यक्ति कहीं पर आ जाए जिसको हम चाहते ही नहीं। जैसे घर में सब खुश, मतलब बड़े हंस रहे हैं, कोई है, बात चल रही है, मस्ती चल रही है, और एकदम से डोर, मतलब बेल बजती है, तो सोचा पता नहीं कौन आया है, देखने के लिए गए, तो गेट खोल के देखा तो जो खड़े हैं वो बड़े बेकार से व्यक्ति हैं। कहते यार ये कहाँ से आ गया? कहते अरे नमस्ते अंकल जी। वो आएंगे तो पता है, वो आए तो 2-4 घंटे रुक के ही जाएंगे। हाँ जी। तो उसमें कहते हैं अरे अंकल जी नमस्कार नमस्कार, और बेटे कैसा है? अंकल जी मैं ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और वही आ गए फिर से। तो ऐसा व्यक्ति जिसको हम चाह नहीं रहे और वो कहीं पे आए, तो उसे बोलते हैं क्या? अ कुकू इन दी नेस्ट। तो ही इज अ कुकू इन दी नेस्ट, ही इज एन अनवेलकम इंट्रूडर। क्या आज के सभी शब्द आपको समझ में आए? अच्छे से आए? इट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया।